दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन है आपके, यह 1930 में आयोजित हुआ था। दूसरा है कि इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। तीसरा है इसका आयोजन लंदन में हुआ था। और चौथा है इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। तो सही उत्तर गलत कथन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, ये सही नहीं है। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन है राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर ए.पी. पेट्रो या के.टी. पॉल ने। तो सही उत्तर के.टी. पॉल, ऑप्शन डी। दोस्तों, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। अगला प्रश्न है किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन है महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे। सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जब गांधी जी लंदन गए थे तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ में गए थे उसका नाम क्या था। तो उत्तर है एस.एस. राजपूताना, ऑप्शन ए। दोस्तों, गांधी जी एस.एस. राजपूताना नामक पानी के जहाज़ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे।
ऑप्शन है लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन या टोक्यो। तो सही उत्तर लंदन, ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो है दिसंबर 1931 में वापस स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा था कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि या सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो सही उत्तर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो कई साथी आप लोगों में से जानते होंगे, ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये था तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी। याद रखिएगा लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन ए। याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कोट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पर सही उत्तर 1, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित ये वीडियो है। देखिए कथन है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये गलत है, गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण है कि गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो सही कारण सही है। तो ए गलत किंतु आर सही है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने जो बातें स्वीकार किया उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो कथन ए गलत जबकि कारण आर सही है। अगला प्रश्न भी जो है 3 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो
तो यहाँ पर देखिए 3 कथन है। पहला कथन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और पूना पैक्ट में प्रावधान था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे और इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। गोलमेज सम्मेलन के बाद आइए सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है आपके रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नोवेल चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल। तो सही उत्तर रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन ए। दोस्तों, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या अछूतों के लिए? तो सही उत्तर अछूतों के लिए, ऑप्शन डी। दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गईं। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थीं? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को या बौद्धों को? तो सही उत्तर बौद्धों को हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें सांप्रदायिक पंचाट के तहत आवंटित नहीं की गई थीं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय या दिल्ली के दंगों के समय? तो सही उत्तर कम्युनल अवार्ड के समय। दोस्तों, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, पूना पैक्ट संबंधित था किससे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पूना पैक्ट दलित वर्ग के जो है ये दलित वर्गों के लिए जो महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र और सीटें हैं उनके लिए दलित वर्ग के आरक्षण से संबंधित था। पूना पैक्ट का संबंध विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण से है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर इसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 ये डेट है। 24 सितंबर 1932 बार बार पूछा भी जाता है, याद कर लीजिएगा। 24 सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसे बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, जी.डी. बिड़ला, ज्योतिबा फूले या एम.के. गांधी। तो सही उत्तर जी.डी. बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला। दोस्तों, हरिजन सेवक संघ, जिसका पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी संघ था, इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे।
अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु या विवेकानंद? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था। तो याद रखिएगा 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, एन.एस. काजरोलकर या महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा? तो सही उत्तर बाबू जगजीवन राम के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा कि अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एम.ए. जिन्ना, बी.डी. सावरकर या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, बिल्कुल सही है। कारण है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न में कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कथन और कारण से संबंधित हैं। कथन है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, सही है। कारण है कि उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है एक तरह से देखा जाए तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ था जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमत हुई। ये 2 शर्तें थी, पहला विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था थी। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गईं। तो इस तरह से कारण कथन की सही व्याख्या करता है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अब आइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, नासिक में, पटना में या लाहौर में? तो सही उत्तर पटना में। दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था, आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न एक उपाधि है कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसमें 4 कथन दिए गए हैं। कोड के आधार पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की।
गलत है। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, गलत है। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, ये भी गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में इन चारों कथनों में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। तो इसमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर M.N. राय। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य जयप्रकाश नारायण थे। और यहाँ पर आप देखिए, इसके अतिरिक्त इस संगठन की स्थापना में फूलन प्रसाद वर्मा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जो विकल्प हैं उसमें आप देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य जयप्रकाश नारायण थे। इसके अलावा इस संगठन की स्थापना में फूलन प्रसाद वर्मा, गंगाशरण सिंह, रामबरिछ बेनीपुरी आदि ने भी अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में या अप्रैल 1946 में? तो सही उत्तर अप्रैल 1946 में, ऑप्शन डी। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है कि 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, सही है। इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, ये भी सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। ये मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। इस मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला था। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में आपने गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।